नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो पिछली जो है आपकी पेडालॉजी की क्लास 2 हो चुकी थी। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। आज जो है आपकी 3rd क्लास है पेडागोजी की, जिसको बाल विकास और अध्यापन भी बोला जाता है। तो आज जो उसका भाग 3 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको फुल एक्सप्लेनेशन की जाएगी, ठीक है। वह मापन जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है वो, ठीक है। तो जिसमें जो है अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो तो वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो? अनुपात मापनी। क्या कहलाती है? अनुपात मापनी। अनुपात मापनी जो है मानव व्यवहार की बुद्धि क्षमता मापने का एक यंत्र है, जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ जो है परम शून्य भी होता है। तो पता लग गया अनुपात मापनी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिककरण किस में होता है? तो हमारे मूल्यों का जो आंतरिककरण है वो किस में होता है? प्राहम में। किस में होता है? प्राहम में। तो प्राहम क्या होता है? सिगमंड फ्रायड ने जो है व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उन्होंने व्यक्तित्व के मुख्य 2 घटक माने। क्या क्या? एक तो अचेतन और एक इदम अहम अत्यम, ठीक है। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम अहम एवं अत्यम इन तीनों तत्वों का विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर काम करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। तब जो है संबंध इदम अहम अत्यम जन्मजात एवं वंशानुगत होते हैं। यथार्थ जगत से संबंधित नैतिक मूल्यों एवं आत्मा का अंतःकरण से संबंधित प्राहम सामाजिक मान्यताओं संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। तो समझ आई प्राहम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो किसने कहा? ये वाटसन द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? वाटसन द्वारा ये कहा गया। तो ये जो है एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे। वाटसन का मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार का प्रमुख स्थान दिया गया और व्यवहार का परिवर्तन कर जो है मानव विकास किया जा सकता है। इनका प्रमुख कथन क्या था? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर जो बनाऊं, जो बनाना चाहूँ वो उसको बना सकता हूँ। तो किसने कहा था? ये वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? तो किसकी भूमिका प्रमुख होती है? उद्दीपन की तीव्रता। किसका? उद्दीपन का तीव्रता। इसमें जो है ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति की लालसा भी उतनी ही ज़्यादा होगी और इस स्थिति में इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सी है? तो कौन सी है? प्रेरणा। अगर किसी बच्चे को जो है उस चीज़ में रुचि ही नहीं होगी, है ना, तो वो कैसे उस चीज़ को कर सकेगा? तो प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करती है। कैसे करती है? प्रेरणा की संकल्पना अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है। मानव की आवश्यकता उसकी रुचि और पूर्तिकरणों में करने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड के अनुसार क्या क्या है? फ्रायड के अनुसार इसमें से क्या है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ये जो है फ्रायड के अनुसार कथन कहा गया है। इसमें जो है सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्र विशेषज्ञ थे। उन्हें मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पिता माना जाता है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में गहन भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR क्या होता है? इसका मतलब स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म
रिस्पॉन्स, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। तो ये जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया इसको, इसको जो है गेस्टलवाद मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या था, वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया दिए गए विकल्प में नहीं है। तो ये जो है वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा क्या है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा कौन सी है, रुचि। अगर रुचि ही नहीं होगी तो कैसे ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है ना। तो किसी विषय वस्तु में जितनी अधिक रुचि होगी उसकी क्रिया उतनी ही तेज होगी और उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण। क्या कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया के द्वारा यह सिखाया जाता है कि मानव अपने व्यवहार जीवन के साथ किस प्रकार स्वयं को समायोजित करेगा। इसी प्रक्रिया में ज्ञान के स्थानांतरित सीखने का स्थानांतरण का विकास होता है। जैसे शिक्षक द्वारा अपने कक्ष में क्या प्रक्रिया के द्वारा पढ़ाया जाता है और बच्चे उसको ग्रहण करके ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो वो जो है सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है, सीखना। अब बाय चांस कुछ चीज़ है, ठीक है, अगर हमारे साथ कोई ना कोई हादसा घटित हो गया, बाय चांस ना हो लेकिन हो गया, एज्यूम हादसा हो गया हमारे साथ कोई, हम क्या करेंगे उसको, हम अपने व्यवहार में लेके आएंगे ना उस चीज़ को कि भाई हाँ ये चीज़ मेरे साथ घटी थी लेकिन आगे मुझे जो है ये चीज़ नहीं करनी। तो ये चीज़ नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमारे साथ क्या हो चुका है, वो हादसा घट चुका है, हमें अनुभव हो चुका है उस चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए ही तो ये इसमें सारे में भी यही कुछ बताया होगा, ठीक है। यदि किसी बालक के, फॉर एग्जाम्पल कि यदि किसी बालक के सामने उसको लाल मिर्च रखी है और जिज्ञासा के कारण मुंह में दबता है और उसे काटते ही उसको तीखे का ज्ञान होता है, पता लगता है उसको, जब उसको मिर्च तीखी लगेगी तभी ही तो उसको पता लगेगा कि भाई ये मिर्च तीखी है और उसको फेंक दूँ, ठीक है। तो उसके पास कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसे अनुभव सीख लिया कि ये लाल मिर्च क्या होती है, कड़वी होती है। तो इसी प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार जो है क्या कहा गया है, व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभव का परिणाम है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने आने वाली स्थितियों को अलग अलग प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांख्यिक में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों के स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो वो जो है स्तंभ आकृति कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तंभ आकृति। जिसमें जो आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको स्तंभ आकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो विकास की, डेवलपमेंट की जो अवस्था है आपकी, उसमें बुद्धि का अधिकतम विकास कैसे होता है। तो किस तरीके से होता है, बाल्यावस्था से। किससे होता है, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो बालकों में जो है मानसिक विकास का तेजी से होता है और परिवर्तित के किशोर अवस्था तक आते आते 19-20 साल की उम्र तक ये काफ़ी जो है कम हो जाता है ना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पे आधारित होता है। तो शिशु का जो अधिकांश ज़्यादातर व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। किस पे होता है, मूल प्रवृत्ति पर। क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है इसको। तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसका व्यवहार मूल्य प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, जैसे कि रोते हैं, सोना, स्व प्रेम की भावना, ये सब तो बालक के संपूर्ण भावी जीवन का प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक ने शैशव अवस्था को मानव जीवन का आधार मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने किस प्रयोग किया था। तो किस पे किया था, वनमानुषों पे। किस पे किया था, वनमानुषों पे। तो इसमें क्या था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक वुल्फगंग कोहलर को है, जिसे अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया।
कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वन मानुष या सुल्तान नामक चिंपांजी पर करते हैं। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी ज़्यादा होगी सूझ की क्षमता विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे। तो क्या होंगे? उच्च सृजनशीलता उच्च होगी। ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है ये चीज़ें। तो किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन किया जा सकता है और निश्चित नहीं हो सकती कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम में जो है किसने प्रभाव का नियम दिया? तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसके जो है 3 नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का और अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार क्या होता है? कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस प्रक्रिया को सीख लेते हैं और असंतोष उत्पन्न होने के कार्य को नहीं करना चाहते। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्य 2 कार्य की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? 2 कार्य की आवश्यकता होती है। एक तो शिक्षक का अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना, मतलब कि उत्साह बढ़ाना कि ताकि वो जो है अच्छे से सीख पाए। अब बाय चांस इतनी बोरिंग क्लास होगी तो कौन ही पढ़ पाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा ना। तो शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करे ताकि उसकी अभिरुचि बढ़े। एक चीज़ और होती थी कि जैसे मान लो थ्योरी होती चली गई, चलो जी ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो, अगर कुछ पिक्चर्स वगैरह हम देख लेते हैं, है ना, क्या देख लेते हैं? पिक्चर्स वगैरह देख लेते हैं ना, एक तो वो उससे उत्साह बढ़ता है और क्या होता है, हम बोर भी नहीं होते, है ना, और अच्छे से बिल्कुल समझ में भी आ जाता है। तो ये चीज़ बताई गई है इसमें कि बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए और छात्रों के सामने प्रस्तुत करें ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति अभिरुचि बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो स्मृति के मापन के लिए क्या नहीं किया जाता? तो क्या नहीं किया जाता स्मृति के मापन के लिए? तार्किक विधि। कौन सी विधि? तार्किक विधि। तो तार्किक विधि जो है क्या होती है? ये स्मृति का वह भंडारण है जहाँ पे पूर्व की विषय वस्तु को यथार्थ के रूप में संचित किया जाए और आवश्यकता अनुसार उसे तत्कालीन परिस्थितियों में याद किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास जो है किसके द्वारा किया गया है? तो टैट का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया है? मरे द्वारा। किसके द्वारा? मरे। इसमें जो है टैट व्यक्तित्व के मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक एस मुर्रे द्वारा किया गया। ठीक है, टैट परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक कार्ड सादा रहता है और परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषय और अलग अलग चित्र बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। तो इसमें क्या होता है, शिक्षकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसके परिणाम स्वरूप बालकों के व्यवहार में नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा यानी कि पॉजिटिविटी में लेके जाए, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में, ताकि शिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल की ही तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण किसको बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन को। किसको बोलते हैं? क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विकास तक चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु में आत्मनिर्भर क्या बढ़ाती है? प्रौढ़ बढ़ाती है। और क्या होता है इसमें, ये किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत यानी कि एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, वंश अनुक्रम के वातावरण अंतक्रिया का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जो है सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना को सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है वो?
तत्परता के नियम पर आधारित है। किस पे है? तत्परता के नियम पर। तो इसमें क्या होता है, तत्परता के नियम को जो है हम, एक तो क्या होना चाहिए, शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि और अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए, जिसमें उसकी तत्परता का ज्ञान हो सके, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा क्या हो सकता है, उसमें बालकों की तत्परता का अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि पूर्व ताकि मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 2-3 प्रश्न पूछ कर अगले पार्ट की जो है स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। भाटिया के अनुसार जो है तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना ही तत्परता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। इसमें विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यकरण ये सब जो है अतः संप्रत्यय निर्माण का पहला सोपान प्रत्यक्षीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? बेंडूरा द्वारा। किसके द्वारा? बेंडूरा द्वारा। इसमें क्या आया? अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा दिया गया इसको। इस संकल्पना के तहत बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है और बालक का उचित और सकारात्मक निर्देश दिया जाता है ताकि बालक का मानसिक और शैक्षिक विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किसकी विधि के सोपान है? तो किसकी विधि के सोपान है ये? आगमन विधि के। ठीक है, आगमन विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। क्या है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, परीक्षण, अर्थ, ये सब जो है अवधान के आंतरिक निर्धारक नियमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अक्षेत्र क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना ही बाल मनोवैज्ञानिक का अक्षेत्र है। ठीक है। अब इन दो चीज़ों में डिफरेंस क्या है कि बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना, ये तो पता लग गया क्या होता है। मनोविज्ञान में तो क्या होता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से मनोविज्ञान का पता लग गया क्या किया जाता है, उसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन बाल मानव विज्ञान के अंतर्गत जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन को विश्लेषित करने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बाल वैज्ञानिक। ठीक है, सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह अवस्था जो माता के 21 के गुणसूत्रों जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, तो वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो? डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कोलबर्ग के परंपरागत स्तर पर वाहन कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक तंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नियमानुसार व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो किस में होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो है नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें क्या होता है, 3 अवस्थाएं हैं। पहली तो पूर्व परंपरागत, ठीक है, दूसरी परंपरागत स्तर, तीसरी उत्तर रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा क्या होती है? निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, जिसमें सबसे पहले गर्भधान क्रिया के दौरान सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है और उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका ये क्वेश्चन नंबर 30। तो पैडोलॉजी में जो है ना हम 30 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन करते हैं? 30 क्वेश्चन। इससे आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। इसमें क्या होता है कि युंग स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। इसमें जो है मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और बताया कि व्यक्तित्व जो है
मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता देना। थैंक यू फॉर ऑल।